दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, तसव्वुरे जाना किए हुए खूबसूरत फरवरी की सोंधी धूप और ये गीत मौसम ही बदल देता है जिंदगी का। बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सिनेमा घर में। प्रकृति के जितने भी मौसम होते हैं सबका प्रभाव हमारी जिंदगी में भी होता है। बारिश की बूंदें, वसंत की रूखी हवा की खुशबू, तो सर्दियों की गुनगुनी धूप हो या फिर गर्मियों की चांदनी रातें। छत पर खुले आसमान में चुपचाप तारों को ढूंढना, क्योंकि चांद की रोशनी में सब धुंधला सी जाती हैं। बिल्कुल ऐसी ही है फिल्म मौसम। इसमें डायरेक्टर ने इस फिल्म के माध्यम से कहने की कोशिश की है इन सारे मौसमों को। दरअसल ये एक प्रेम कहानी है और अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार के घोषणा के बाद गुलजार साहब के लिए ये तोहफा भी, जिसे 1961 में एजे क्रोनिन ने द्वारा लिखे गए नॉवेल पे बनाया गया था। उस उपन्यास का नाम था द ज्यूड्स ट्री। प्रोड्यूसर थे पी मल्लिका अर्जुन राव। मगर बाकी पूरी फिल्म पर गुलजार की छाप दिखती है और बिना कहे सब कुछ कह जाने की कला सिर्फ गुलजार साहब को ही तो आती है। नजर के स्थान पर नजरिया का इस्तेमाल करने वाले इन डायरेक्टर लिरिसिस्ट की जो यात्रा है बतौर गीतकार, वो फिल्म 1965 में बंदनी के एक लोकप्रिय गीत से हुई थी, मोरा गोरा रंग लैले, और निर्देशन का आरंभ 1971 में मेरे अपने फिल्म से, जिसमें विनोद खन्ना तो थे ही मगर मीना कुमारी भी तो थी। इसके पश्चात परिचय 1972 में, फिर कोशिश 1972 में ही आई। 1973 में अचानक का निर्देशन किया और फिर 1975 में आंधी, जिसकी स्टोरी लाइन और निर्देशन बेहद चर्चा और प्रशंसा में रही। इसे 14 फरवरी 1975 को रिलीज किया गया था। 1975 में ही खुशबू आई थी, जिसे मोटे तौर पर आम कहानी माना जाता है मगर बेहद खूबसूरत फिल्म थी ये। अंगूर, लिबास, माचिस, हूतूतू। गुलजार साहब की हर एक फिल्म में फ्लैशबैक का बड़ा महत्व रहा है। कहानी हमेशा वर्तमान से शुरू होती है मगर उसके वर्तमान को प्रभावित करती कहानी की फ्लैशबैक से ही रियल स्टोरी निकल कर आती है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मुसाफिर हूं यारों तेरे बिना, जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, रुके रुके से कदम, ये सारे गीत एक से बढ़कर एक हैं। टीवी पर जब काम किया तो मिर्जा गालिब को एक बार फिर से जमाने को उनका तलबगार कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मौसम की कहानी को लिखा कमलेश्वर और गुलजार ने मिलकर था। सलील चौधरी इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक के म्यूजिक डायरेक्टर थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कमलेश्वर, गुलजार और भूषण बलमाली ने इसके अतिरिक्त आंधी में भी साथ ही फिल्म की कहानी लिखी थी। वैसे मूल कहानी वो कमलेश्वर की ही थी। मौसम और आंधी में एक और चीज बताने योग्य है। आंधी बन गई थी पहले मगर कुछ ऑब्स्टिकल्स की वजह से देर से प्रदर्शित हो सकी, फिर उसके बाद मौसम। वैसे तो ये बात बेहद दिलचस्प है कि मौसम को सेंसर से हरी झंडी 29 दिसंबर 1975 को मिली मगर सिनेमा में ये 1976 में आई। कमलेश्वर की काली आंधी पर आंधी और आगामी अतीत से प्रभावित मौसम। इसी तरह फिल्म पूरी होने से पहले ही इसके म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन 14 जुलाई 1975 को दुनिया को अलविदा कह गए। तभी सलील चौधरी ने इसके बैकग्राउंड स्कोर को पूरा किया। यह फिल्म इसलिए ही मदन मोहन को समर्पित की गई है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। जब कोई फिल्म पूरी हो जाती है तब उसके स्टार कास्ट के कई अनुमान और उससे जुड़ी बातें मालूम होती है, मगर अक्सर ऐसा लगता है कि जो बनी है वही परफेक्ट है। अमिताभ और जया बच्चन को लेने पर भी इस फिल्म में चर्चा हुई थी, मगर गुलजार की पसंद संजीव कुमार को आखिर ये फिल्म मिली जो पहले ही आंधी में उनके साथ काम कर रहे थे। अब उस पक्ष पर थोड़ी बात कर ली जाए तो बेहद प्रोमिनेंट है इस फिल्म की, जी हाँ, संगीत पक्ष। इसका पहला गीत जिसे 2 बार फिल्माया गया, एक सैड वर्जन में सिर्फ भूपेंद्र सिंह की आवाज में, दूसरी बार रोमांटिक वर्जन जिसमें भूपेंद्र सिंह के साथ लता जी भी हैं। के रात दिन
दरअसल ये पहली पंक्ति गुलजार ने मिर्जा गालिब को ट्रिब्यूट किया था। मिर्जा गालिब की एक गजल इस गीत की प्रेरणा थी। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदे से बज्म चरागा किए हुए। इसी गजल का हिस्सा है ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। गुलजार जी ने ये जी की जगह दिल का इस्तेमाल किया और एक खूबसूरत गीत इस सिनेमा की नजर की। एक और गीत इसी फिल्म का रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, बांग्ला की फिल्म लाल पाथोर 1964 में जो रिलीज हुई थी, म्यूजिक सलील चौधरी का और आवाज मुबारक बेगम की। उसके मुजरा गीत से प्रेरित था। वो बोल थे रुके रुके से मुड़ के बार बार चले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हुस्न के लाखों झटके इस फिल्म की गीत है। आशा की आवाज में, आशा भोसले की आवाज में शर्मिला टैगोर पर फिल्माया जाना था। कुछ डांस मूव्स थे तो गुलजार ने सरोज खान, जो कि किसी और फिल्म की शूटिंग वहीं कर रही थी, उनकी मदद ली और कास्टिंग में कोरियोग्राफर में नाम दर्ज किया गया सरोज खान का। नेशनल अवार्ड से बेस्ट फीचर फिल्म का दूसरा स्थान प्राप्त किया इस फिल्म ने। साथ ही शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। 1977 में गुलजार को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। कई बार खूबसूरत बातें खूबसूरत जहीन लोगों को समझने में वक्त लगता है, वैसे ही इस फिल्म के साथ हुआ। तीसरी कसम हो या अनोखी रात या फिर 70s में मौसम, परिचय जैसी फिल्में पहली बार में लोगों को उतनी पसंद नहीं आई, मगर कालांतर में इन्होंने वो सम्मान और प्यार पाया कि एक बार फिर आपके साथ सिनेमाघर में इसका जिक्र आ गया। आइए अब चलते हैं पात्र परिचय पे। हालांकि बेहद कम किरदारों से बनी है ये फिल्म। डॉक्टर अमरनाथ गिल एक डॉक्टर फिर दवा कंपनी के मालिक हैं जो दार्जिलिंग में परीक्षा की तैयारी करने आया है। फिर 20 साल बाद आता है। इस भूमिका में है संजीव कुमार। उम्र के दोनों वय में, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी संजीव कुमार ने ही इस रोल को अदा किया। चंदा थापा का किरदार एक समझदार, भोली, छोटे से स्थान की युवती है जो कि बेहद खूबसूरत है और उस जगह के वैद्य की इकलौती बेटी है जिसे जंगल की जड़ी बूटियों की अच्छी समझ है। इस कविता सरीखी लड़की के किरदार को पर्दे पर निभाया शर्मिला टैगोर ने, मगर सिर्फ फ्लैशबैक में। प्रेजेंट टाइम में इसी चंदा की बेटी कजरी के रोल को जीवंत किया जो कि चंदा से बिल्कुल अलग है, बस नाक शक्ल एक जैसी है, यानी कि डबल रोल शर्मिला टैगोर का। दीना पाठक उस ठिकाने की मालकिन है जहां देह व्यापार होता है और उसी जगह कजरी को उसके सगे चाचा ने बेचा था, गंगू रानी के नाम से। चंदा के पिता हरिहर थापा के रोल में ओम शिवपुरी की अदायगी प्रभावित करती है। डॉक्टर अमरनाथ दार्जिलिंग में जिस कोठी को किराए पे लेते हैं उसका खानसामा का पात्र मशहूर कॉमिक एक्टर आगा ने पर्दे पर निभाया। कजरी के चाचा के रोल में फिल्म का आरंभ होता है। पर्दे पर लिखा आता है, वी डेडिकेटेड दिस फिल्म टू मेमोरी ऑफ लेट श्री मदन मोहन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के। फिर हाथी का कमल का फूल लिया हुआ लोगो आता है और सुनंदनी पिक्चर्स प्रेजेंस गुलजार्स मौसम, और फिर पहाड़ी वादियां उस पृष्ठभूमि पर संतरे के रंग से कलाकारों के नाम। पार्श्व में भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है
फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन झाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर झाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर आँखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोशियाँ सुने आँखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है। सफेद मर्सिडीज काली सड़क पर दौड़ती जा रही है। पूरे गीत के दौरान डॉक्टर अमरनाथ गिल एक बड़ी और सफल दवा कंपनी का मालिक उस कार से अपने एक सहायक और ड्राइवर के साथ एक आलीशान सुंदर कोठी पर उतरता है। उसे वहां उसी की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स रिसीव करते हैं। बातचीत में पता चलता है कि ये कोठी एक मेडिसिन व्यापारी की है।
जो अब मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। ईरानी साज सज्जा है कोठी के अंदर, साथ ही बेडरूम में खूबसूरत कंचनजंगा की चोटियां और घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां खड़े होकर अमरनाथ बताता है कि वो पहले भी यहां आ चुका है, मगर 20 साल पहले। अमरनाथ काम से दूर आया है, मगर ज्यों ही रेडियो ऑन करता है उसी की कंपनी की दवा का एड आ रहा होता है, जिससे वो चिढ़ जाता है और फौरन बंद कर देता है। फिर वो अपने साथ के लोगों को बताता है कि उसे 20 वर्ष पहले जब डॉक्टरी की परीक्षा की तैयारियों के लिए यहाँ आया था, तब एक लड़की से इश्क हो गया था। सब हंस पड़ते हैं। मंगल सिंह नाम का एक सेवक भी है कोठी में, जिससे अमरनाथ बेहद सादे अंदाज में बात करता है। अगली सुबह डॉक्टर अमरनाथ का ड्राइवर गाड़ी धो रहा होता है, उसका सहायक दोनों बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि साहब सो रहे हैं, तभी खानसामा आकर पूछता है, नाश्ता क्या और कब बनाऊं? सहायक कहता है, जब साहब जागेंगे तब। खानसामा कहता है, कौन जागेंगे? साहब तो कब के सुबह सुबह सैर को निकल गए। अगले दृश्य में डॉक्टर अमरनाथ एक रोड की साइड टपरी पर चाय का आनंद ले रहा होता है। वहां कुछ स्थानीय लोग भी हैं। वो चाय वाले से कहता है कि बहुत बदल गई है ये जगह। पहले तो यहाँ इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, सिर्फ रिक्शे ही चला करते थे। चाय वाला बताता है कि अभी सीजन नहीं है साहब, वरना यहाँ तो रहने की जगह भी नहीं मिलती। अमरनाथ पुराने दिनों को याद करता हुआ कहता है, हाँ, तब तो किसी के यहाँ रहने को भी जगह मिल जाया करती थी। मैं खुद ही एक ठेकेदार के यहाँ, जोधपाल के यहाँ ठहरा था। कमरे का किराया था मात्र 7 रुपए। फिर सामने देखते हुए बताता है कि वो जो टाल है ना लकड़ियों की, वहां एक वैद्य की दुकान हुआ करती थी। चाय वाला आश्चर्य से पूछता है, आप कब आए थे साहब? क्योंकि टाल तो लगभग 15 साल से वहीं देख रहा हूं। चाय वाला कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अमरनाथ बात की तस्दीक करता हुआ कहता है कि यहां से कुछ आगे जाकर वो सीढ़ियां हैं ना जो ऊपर अपर बाजार को निकलती हैं। चाय वाला हामी भरता है। तभी वहां बैठा एक बुजुर्ग कहता है, थापा वैद्य की बात कर रहे हैं साहब। अमरनाथ चौंक कर कहता है, हाँ, वही थापा, हरिहर थापा। वही बुजुर्ग बताता है कि वो तो कब के गुजर गए। अमरनाथ आगे पूछता है कि ऐसे कोई बहुत बुजुर्ग तो नहीं थे वो? तब वो व्यक्ति तफसील से बताता है कि गम लग जाए तो देखते देखते आदमी गुजर जाता है। ऐसा कौन सा गम लग गया था उन्हें? अमरनाथ पूछता है। वो कहता है, बेटी का गम बहुत बड़ा गम होता है साहब। भला सा नाम था। अमरनाथ फौरन जोड़ता है, चंदा। हाँ, चंदा। वो शादी नहीं करती थी। व्यक्ति बताता है कि अमरनाथ ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग आगे बताते हैं, कहती थी कोई डॉक्टर लेने आएगा उसे। अमरनाथ के चेहरे का रंग उतर गया ये सुनकर। फिर उसने पूछा, फिर? बुजुर्ग कहते रहे, कहाँ कोई आता है साहब, बिरादरी में बदनामी बढ़ गई थी। पता नहीं कौन था जो धोखा देकर चला गया। वैद्य मरते मरते एक अपाहिज हरकारे को अपनी लड़की सौंप गया। नीचे नीली घाटी में रहता था, वहां करघे पर काम करती थी वो। बाप के मरने पर आई थी तो एक बच्ची थी उसकी गोद में। पति नहीं आया था, शायद मर गया या छोड़ गया। अमरनाथ सड़क पर यूं ही आगे बढ़ता है। एक पुरानी छड़ी खरीदता है, शायद कोई याद जुड़ी हो उस छड़ी से। ऐसे उसे लिए देखता है। फिर उसी सीढ़ी के पास आकर छड़ी छूट जाती है जो अपर बाजार से नीचे आती है, और उन्हीं सीढ़ियों से जवान अमरनाथ नीचे आता हुआ पर्दे पर दिखाई देता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हाथों में मोटी मोटी किताबें हैं और यूं पैर फिसलता है और वो गिर पड़ता है। तभी उधर से एक सुंदर लड़की गुजर रही होती है। पहले तो वो गुजर जाती है, फिर जैसे कुछ सोचकर वापस आती है और पूछती है, मोच आई है या चोट आई है? अमरनाथ अचकचाते हुए हामी भरता है कि मोच आई है। तब चंदा बताती है कि यहाँ से थोड़ा आगे एक वैद्य जी हैं, लेप करवा लो, ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छे वैद्य हैं, कहकर बालों को ललाट से हटाती हुई चली जाती है वहां से। अमरनाथ उसकी बातों में आकर वैद्य की तरफ बढ़ जाता है। तब उधर चंपा उसी वैद्य के यहाँ पहुंचती है। वैद्य पूछते हैं, ले आई बोटियां? चंपा कहती है, हाँ ले आई, और हाँ एक मरीज भी मिला था बाबा, उसके पैर में मोच आई है, शायद अभी आएगा लेप कराने के लिए। वो बाजार की सीढ़ियां है ना, वहीं से गिर पड़ा। और चंदा खिलखिला पड़ती है। वैद्य हरिहर थापा पूछते हैं, खुद ही गिरा था या तूने धक्का दे दिया था?
चंदा तुनक कर कहती है, मैं क्यों धक्का दूंगी भला? वैद्य कहते हैं, क्या पता, अपने बाबा के व्यापार में मदद करने के लिए। चंदा फिर नाराजगी में कहती है, कोई गिर पड़ा तो मैंने धक्का दिया, पता नहीं क्या क्या समझते हैं आप मुझे। बड़बड़ाती हुई लेप बनाने अंदर जाती है। वैद्य बूटियों की पिसाई करते हुए गाते हैं, हुई है वही जो राम रुचि राखा। तभी अमरनाथ पांव घसीटता हुआ वहां पहुंच जाता है। वैद्य हरिहर उसे देखते ही कहते हैं, आओ आओ आ जाओ। क्यों, मोच आ गई है पांव में? अमरनाथ तो स्वाभाविकता से कहता है, जी हाँ ऐसा ही लगता है, मगर थोड़ा आश्चर्य होता है कि इन्हें कैसे मालूम। वैद्य उसे बैठने के लिए कहते हैं और फिर बोलते हैं, चूक भई दो नैन से और ठोकर खा गए पांव, मूरख मुखिया भूल करे और भुगते सारा गांव। और फिर हंसते हैं। पांव देखते देखते कहते हैं, क्यों बाजार की सीढ़ियों पर से फिसल पड़े? हाँ? अमरनाथ फिर चौंक पड़ता है, कहता है, जी हाँ। वैद्य आगे कहते हैं, कोई बात नहीं, कहीं टखना उतर जाता तो मुश्किल बढ़ जाती। फिर चंदा को पुकार कर लेप गर्म करके लाने को भेजते हैं। चंदा की आवाज आती है, हाँ बाबा ला रही हूँ, हल्दी भी लाऊं क्या? वैद्य कहते हैं, देख रहे हो मरीज के आने से पहले उपचार तैयार है। अमरनाथ बस इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है। जैसे तपाक से कहता है, आप ज्योतिष का भी चक्कर जानते हैं क्या? वैद्य हंस पड़ते हैं, हाँ जानता हूं ना। तभी चंदा को दवा लेकर आता देखकर अमरनाथ सब समझ जाता है। चंदा मुस्कुराती है और अमरनाथ कहता है, अच्छा इसी से आपको सब पता चला। और तब वैद्य मुस्कुराकर कहते हैं, यही है हमारी ज्योतिषी, सारे शहर की खबर रखती है। वैद्य लेप लगाते लगाते आम डॉक्टर की तरह अमरनाथ से पूछते हैं, कहाँ से आए हो? अमरनाथ बताता है कि वो कलकत्ते से आया है और डॉक्टरी पढ़ रहा है। आखिरी साल है, परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ आया है। नाम है अमरनाथ गिल। ये सुनकर वैद्य फिर एक कविता पढ़ते हैं, देखो काम करे सो सोंठ करे और कुछ करे अफीम, कर्मों की गत प्राणी भुगते थैली भरे अफीम। अगर केवल पैसे कमाने की मंशा न हो तो इस जैसा दूसरा कोई काम नहीं है अमरनाथ। ऐसी प्रसन्नता मिलती है इसकी कि पूछो मत, पूजा जैसा काम है ये। फिर बातों बातों में वैद्य अमरनाथ का फ्यूचर प्लान जान लेते हैं। अमरनाथ से आगे वो कहते हैं, पुण्य कमाई की करे और पीपल दान करे, हरिहर जैसा वैद्य कहाँ जो सबका ध्यान करे। अमरनाथ कहता है, एक बार ये विद्या सीख लूं बाबा, मन की ये भावना आपसे सीखूंगा। ठेकेदार जो जोधपाल की कोठरी में रहता है, ये जानकर हरिहर वैद्य अमरनाथ को खाना खाने के लिए अपने घर पर कह देते हैं, क्योंकि ढाबे पर खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। रात को पट्टी बदलने को कहते हैं और अपनी छड़ी दे देते हैं कि सहारा लेकर चलो। चंदा धमका कर कहती है, शाम को छड़ी लेते आना। अमरनाथ नहीं आ पाता। तब चंदा अपने बाबा से शिकायत करती है कि गांव वाले से पैसे नहीं लेते, ये तो बाहर का था तो विद्यार्थी निकल आया, ऊपर से खाना भी और वो आया भी नहीं। ऐसे धर्म करते रहोगे तो मेरी शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे? कैसे करोगे मेरी शादी? बाबा मजाक में कहते हैं, नहीं करूंगा शादी। वचन मांगती है चंदा तो फिर मजाक में कहते हैं कि सारी उम्र इस सरदर्द को कौन पालेगा भला। अमरनाथ क्यों नहीं आया ये देखने चंदा उसके घर जाती है। बाबा रास्ता देख रहे थे, ये बताने पर अमरनाथ को बुखार है और पांव में भी सूजन बढ़ गया है और उसने खाना भी नहीं खाया। ये सब जानकर चंदा पिघल जाती है। अमरनाथ थर्मामीटर मांगता है जिसके विषय में चंदा नहीं जानती। थर्मामीटर को विस्तार से समझाता है कि एक नली होती है, पारा होता है जिससे बुखार नापा जाता है। चंदा हंसती है और फिर छू कर बताती है कि बुखार तो है, मुझे जरूरत नहीं नली की, बुखार की दवा लेकर आऊं? अमरनाथ कहता है, कौन सी टैबलेट? गोली, कौन सी गोली लाओगी? तब चंदा बताती है कि कोई गोली वोली नहीं, काढ़ा दूंगी, ठीक हो जाओगे। तब अमरनाथ कहता है कि तुम भी बहुत कुछ जान गई हो। चंदा कहती है कि जड़ी बूटियों को बहुत जानकारी है मेरी तो बकरी भी आधी वैद्य हो गई है, मैं नहीं हो सकती हूँ क्या? अमरनाथ कहता है, क्यों नहीं हो सकती हो भला? बिल्कुल हो सकती हो। चंदा जाते जाते अपने बाबा की छड़ी ले जाने को पूछती है तो अमरनाथ कहता है, नहीं अभी नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, और फट से उसके हाथ से ले लेता है। चंदा चली जाती है। वैद्य हरिहर चंदा को लेप, पट्टी और दवा देकर अमरनाथ के पास जाने को कहते हैं। तब चंदा बहुत गंभीरता से कहती है कि बाबा,
उससे अपनी छड़ी लेकर पीछा छुड़वा लो, नहीं तो पता चला लेने को देने पड़ गए। एक रोग के पैसे तो दिए नहीं, दूसरा और लगवा लिया। तब वैद्य कहते हैं, दे देगा बेटी, और हाँ, कुछ खाने को भी ले जा। देश का भविष्य होते हैं ये विद्यार्थी। चंदा कहती है, देश का भविष्य तो होगा बाद में, अभी तो हमारा ही हो रहा है। ऐसी छड़ी पकड़ी है कि छोड़ता ही नहीं। चंदा अमरनाथ को लेप लगाती है, पट्टी बदलती है, उसकी किताबें देखती है तो कहती है, अरे इतना पढ़ना पड़ता है। अमरनाथ कह देता है कि वैद्य की थोड़े ही है कि बकरी के पास बैठे और आ गई। चंदा पूछती है, मेरे बाबा को बकरी कहा? अमरनाथ कहता है, नहीं नहीं, बकरी को बाबा कहा। मतलब कल तुमने भी तो कहा था कि बकरी बाबा के पास भी बैठ जाए तो वैद्य की सीख जाए। दोनों बातों बातों में कब करीब आ जाते हैं पता ही नहीं लगता। आगे कहती है, तुम भी तो डॉक्टर हो, अपना इलाज खुद ही कर लो। अमरनाथ कहता है, कर लेता, मगर यहाँ दवाएं नहीं मिलती ना। चंदा कहती है, तो वहीं गिरना था कलकत्ते में। चंदा की मासूमियत साफगोई अमरनाथ को और बीमार कर देती है। चंदा फिर छड़ी मांगती है तो अमरनाथ कहता है, कलकत्ते ले जाऊंगा। चंदा नाराज होकर चली जाती है, कहती है, 3 रुपए में ली थी बाबा ने, कोई पेड़ से नहीं काटी थी। अमरनाथ वैद्य से मिलने आता है तो वो उसे खाना खिलाते हैं। चंदा चुपके से छड़ी अमरनाथ के पास से हटाकर किचन में रख देती है। अमरनाथ फिर छड़ी उठाता है तो चंदा फिर टोकती है और अमरनाथ उसे डपट देता है। इस बार वैद्य भौचक्के के रह जाते हैं उसके डपटने से। फिर अमरनाथ कहता है कि इसे मेरे पैर की फिक्र नहीं बाबा, 10 दिन से छड़ी के पीछे पड़ी है। वैद्य हंस पड़ते हैं और चंदा मुंह चढ़ा के भाग जाती है। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, पैरों की बेड़ी कभी लगे हथकड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। सीधे सीधे रातों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, सीधे सीधे रातों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, बेजोड़ रूहों को हल्का सा जोड़ दे दो, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। छड़ी रे छड़ी
छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। कहानी वापस वर्तमान में एक अधेड़ व्यक्ति के हाथों से छड़ी गिरने पर आकर रुकती है और ये अधेड़ व्यक्ति हैं अमरनाथ गिल। अपने घर पर जब आते हैं तो यहाँ उनके डीलर, हॉस्पिटल के मालिक जो सब लोकल हैं उनसे मिलने उन्हें इनवाइट करने आए हैं। पहले तो अमरनाथ मना करते हैं, फिर जब सुनते हैं कि एक क्लिनिक का इनॉग्रेशन है जो कि नीली घाटी में है तो वो सहमति दे डालते हैं, क्योंकि चाय की दुकान पे उन्हें चंदा की शादी नीली घाटी में होने की बात पता लगी थी। हॉस्पिटल के डीन से अमरनाथ नीली घाटी के चरखा घर के विषय में पूछते हैं तो पता लगता है कि कुछ खास नहीं, छोटा सा है जहां गांव की कुछ औरतें काम करती हैं। अमरनाथ गिल अगले ही दिन कार लेकर खुद नीली घाटी पहुंचते हैं। चरखा घर के मैनेजर से चंदा की उम्र और पति से रिलेट करके, मगर जब चंदा आती है तो वो दूसरी कोई बहुत बुजुर्ग महिला होती है। अमरनाथ निराश होकर उस उम्र दराज महिला से माफी मांगते हैं। मैनेजर पूछता है, क्या आप पहचान लेंगे उन्हें? तब अमरनाथ बहुत विश्वास से कहते हैं, पहचान तो जरूर लूंगा उसे। 20 साल पहले के एक व्यक्ति से मैनेजर बुलाकर बात करवाता है जो चंदा को उसके पति के नाम से पहचानता है और फिर बताता भी है कि शादी के 1 साल के बाद ही उसका पति मर गया था। एक बेटी भी थी। पिछले जन्म की बात लगती है, जैसे शायद धौलपुर गई हो। इतनी ही जानकारी मिल पाती है वहां से अमरनाथ को। अमरनाथ धौलपुर पहुंचते हैं, वहां पड़ताल करते हैं, चर्च में जाते हैं। वहां बातों बातों में कोई कहता है कि पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। अमरनाथ सख्ते में आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। वो व्यक्ति कहता है, बेटी सामने आए तो पहचान लेंगे उसे? अमरनाथ पूरे विश्वास से कहते हैं, पहचान तो लूंगा, चेहरे से नहीं तो आवाज से पहचान लूंगा। आवाज तो वही होगी ना। रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। दामन के साए को
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही आगे क्या हुआ? क्या अमरनाथ अपनी चंदा को ढूंढ पाएंगे? क्या वो जिंदा है? सब बताऊंगी बस इस अंतराल के बाद। किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र से परीक्षा की चिंता को दूर भगा। उनके इन्हीं संदेशों से प्रेरित होकर एनसीपीसीआर बना रहा है परीक्षा पर्व, जिसमें बच्चे विशेषज्ञों से बातचीत कर परीक्षा के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 8 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच आप एनसीपीसीआर के फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब अकाउंट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस का हिस्सा बनिए। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी www.ncpcr.gov.in पर प्राप्त करें। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर। और मैं आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज आज आपके लिए लेकर आई हूँ मौसम। पूरा गीत फ्लैशबैक में चलता है। वर्तमान में अमरनाथ उस जगह खुद को पाते हैं, निराश कदमों से लौटते हैं। तभी उन्हें एक वैद्य पंडित शिव प्रसाद का दवाखाना दिखता है। अमरनाथ बताते हैं कि वो चंदा नाम की औरत को ढूंढ रहे हैं। जड़ी बूटी की खूब पहचान है उसे, विधवा है, एक बच्ची भी है उसकी। नीली घाटी से यहाँ रहने आई थी। तभी वैद्य अचानक बोल पड़ता है, थापा वैद्य की लड़की? अमरनाथ कहते हाँ बिल्कुल वही। वैद्य कहता है, अच्छी लड़की थी। अमरनाथ पूछते हैं, थी मतलब अब नहीं है क्या? वैद्य कहता है, चली गई थी यहाँ से बहुत साल पहले की बात है। जड़ी बूटियां जमा करके लाया करती थी, बेच जाया करती थी मेरे पास। यहाँ दवाइयां भी कूटा करती थी। बड़े बुरे दिन थे उसके, बेचारी पता नहीं कहाँ से एक धुन चढ़ गई थी। कहती थी शहर जाऊंगी, बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगी। अभागी थी, अपने हाथों ही लुटती रही। अमरनाथ आगे पूछते हैं, कहाँ गई थी? क्या हुआ था उसे? वैद्य बताता है कि कोई धानु या ऐसा ही नाम था उसके पति का। उसका भाई था। भाई क्या, कसाई था पूरा। जो कमाती थी वो जबरदस्ती ले जाता था। धमकी देता था कि लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। हमेशा बड़बड़ाती रहती थी, पर दवाइयां बनाने का बड़ा शौक था उसे। वैद्य अमरनाथ को एक पुरानी डायरी लाके देता है, जिसमें चंदा की लिखावट में उसका पता लिखा है। पीली कोठी, जोधपाल ठेकेदार, सिलीगुड़ी। वहां अमरनाथ को 2 औरतें मिलती हैं जो बताती हैं कि ठेकेदार जोधपाल घर बेचकर जा चुका है। एक माली है जो उस पगली का ध्यान रखता था, पीछे रहता है। अमरनाथ को उसी माली से चंदा के उस इंतजार का पता लगता है जिसकी उम्र चंदा की जिंदगी खा गई। अमरनाथ की तबीयत बिगड़ती है। ये देखकर माली
पानी पिलाता है। जैसे ही माली आगे कहता है कि 8 महीने पहले ही चंदा गुजर गई। उसकी बेटी कजरी कलकत्ते में कहीं नौकरी करती है, पैसे भेजती थी। आगे बताता है कि आखिर में चंदा का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था। किसी के हाथ में किताब देखती थी तो पकड़ लेती थी उसे, पूछती थी परीक्षा हो गई तुम्हारी? परीक्षा हो गई क्या? डॉक्टर बन गए? जब डॉक्टर बन जाओगे तो मेरी बेटी से शादी कर लेना, उसे भी पढ़ाना। अमरनाथ फपक फपक कर रोने लगते हैं। माली अमरनाथ को अंदर ले जाता है। चंदा की आखिरी निशानी एक बक्सा देता है जिसमें उसकी बेटी की शादी के लिए चुनरी और कुछ सामान होता है। माली बताता है कि एक ओवरकोट पहने रहती थी और हाँ, एक छड़ी रहती थी उसके पास। कहती थी जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इस छड़ी को जला देना। अमरनाथ कजली के विषय में पूछता है तो माली अनभिज्ञता जाहिर करता है। एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स में अमरनाथ को हाथी दांत का हार मिलता है जिसके विषय में उसने चंदा को झूठ मूठ कह दिया था कि 715 रुपए का हार है। बाद में झूठ पकड़ा गया तो बहुत झगड़ा किया था उसने। याद करके अमरनाथ की आंखें भर आती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो वैद्य हरिहर थापा से उनकी बेटी का हाथ मांगा था। उन्होंने कहा था कि परीक्षा के बाद आओ। अगले दृश्य में अमरनाथ जहां दवा खरीदने जाते हैं वहीं एक आवाज और चेहरा देखकर चौंक जाते हैं। हूबहू वही चेहरा, वही आवाज, मगर जबान बहुत बाजारू। दवा दुकान वाला बताता है कि साहब इस जगह से जाइए, अच्छी जगह नहीं है, आप जैसे शरीफों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अमरनाथ खुद को रोक नहीं पाते और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजे पर गंगू रानी आती है, उस कोठे की मालकिन। अमरनाथ कजली से मिलता है। फिर यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। फिर गंगू रानी से सौदा करके उसे अपने किराए के घर पर ले आता है। अमरनाथ की नजरें उसमें बेटी को देखती हैं, मगर कजली उसके इस देखने पर, बेटी कहने पर भड़क जाती है। माँ पागल थी, बाप अपाहिज था। ये सुनकर अमरनाथ अब निश्चित हो गया था कि ये वही है जिसकी उसे तलाश थी। अमरनाथ अपने ड्राइवर और सहायक को कलकत्ते वापस भेज देते हैं। कहते हैं मैं कब लौटूंगा मुझे नहीं मालूम। कमरे में कजली को सोता हुआ छोड़कर वो लिविंग रूम में सोफे पर सोते हैं। कजली को गाली देने, बीड़ी पीने से जब अमरनाथ रोकते हैं तो वो कहती है बीवी की तरह उठक बैठक मत करवाओ, जिस बात का पैसा दिया है सबको मालूम है। अमरनाथ उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी इज्जत रख लो, नौकर चाकर हैं, सबके सामने थोड़ा तरीके से रहा करो। मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं जो कजली को देखकर अमरनाथ पर तंज करके चले जाते हैं। अमरनाथ कजली को साड़ी लाकर देते हैं पहनने के लिए। वो उनके सामने ही पहनना चाहती है, मगर अमरनाथ जाने लगते हैं तो कहती है कि मैं कौन सी तुम्हारी बेटी लगती हूँ। ओहो, फिर गाली जुबान पर आ गई। कजली अमरनाथ से कहती है मैं समझ गई, तुम दूसरी तरह के आदमी हो जो लड़की रखते हैं घूमने फिरने के लिए, नाचने गाने के लिए, आशिक मिजाज टाइप। अमरनाथ फौरन हामी भर देते हैं क्योंकि वो कजली से एक सम्मानित दूरी और शराफत की लत लगाना चाहते थे उसे। कजली अमरनाथ के व्यवहार, उसके प्रति लगाव, ख्याल और सम्मान को प्यार समझ बैठती है। उसे मालूम ही नहीं कि ये पिता भाई भी देता है। उसने कभी कोई अच्छा रूप मर्द का देखा ही नहीं था। उसे सिर्फ लेन देन का संबंध समझ में आता था। वो अब अपनी तरफ से अमरनाथ के लिए कुछ करना चाहती है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो क्या करती है, आइए सुन लेते हैं। पूछती है अच्छा नहीं लगा? अमरनाथ कहता है अच्छा है, बहुत अच्छा है। बातों बातों में कजली पूछती है तुम इतने अच्छे हो, जब मैं छोटी थी तब क्यों नहीं आए?
अमरनाथ भी जवाब देता है कि तब नहीं आ सका, उसी का तो प्रायश्चित कर रहा हूँ। फिर कजली अपने पहले प्रेम के विषय में अमरनाथ को बताती है, फिर ये भी कि किस तरह उसके सगे चाचा ने उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी अस्मत को तार तार कर दिया था और कोठे पर लाकर बेच दिया। मेरी माँ जाने किसकी याद और इंतजार में मर गई। वो सब मत याद दिलाओ। नंगों में बैठकर अब नंगा नहीं लगता मुझे, शरीफ लोगों में बैठकर अब शर्म आती है, अपना नंगापन दिखाने लगता है। अमरनाथ कहता है, तुम खुद ही तो नंगों में जाकर बैठ गई हो, जहां से वापस गई थी वहीं वापस चली आओ। चंदा कहती है, वो किस्सा नहीं मालूम? एक चमड़े का व्यापारी दिन रात चमड़े की दुर्गंध में रहता था। एक दिन इत्र की बाजार से गुजरा तो बेहोश हो गया। अमरनाथ कहता है, इत्र बाजार के इतने चक्कर लगवाऊंगा कि चमड़े की बू भूल जाओगी। अमरनाथ का व्यवहार, उसका स्नेह चंदा को विचलित भी करता है और अच्छा भी लगता है। अमरनाथ ने शादी नहीं की, ये जानकर उसकी कहानी भी सुनती है कि ऑपरेशन करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी उसके हाथों, 3 साल की जेल हो गई, इसलिए उसे शर्मिंदगी में न वापस आया न शादी की। अब कजली के तौर तरीके बदलते हैं। वो अमरनाथ के लिए खाना बनाती है क्योंकि कुक नौकरी छोड़कर चला जाता है। अमरनाथ चंदा की निशानी को अपनी बेटी मानकर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे कामयाब भी होने लगते हैं। कुंदन जो चंदा का प्रेमी है उसे ढूंढते हैं, मगर वो तब तक शादी कर चुका होता है। कजली अब सुबह जागने लगती है, नशा करने की जगह चाय पीने लगती है। शायद उसका मन अमरनाथ के लिए एहसासात से भर जाता है। सिगरेट सुलगाकर अमरनाथ को देती है। खुद नहीं पीती तो अमरनाथ कारण पूछता है कि तुम्हारे सामने नहीं पीऊंगी। अमरनाथ कहता है, मैं नहीं रहूंगा तो पियोगी? कजली कहती है, मैं भूल गई थी कि तुम कौन सा हमेशा रहोगे मेरे साथ। अमरनाथ कहता है, हमेशा रहूंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा। कजली कहती है, सारी जिंदगी का वादा मत करना, डर लगता है ऐसे वादों से। कजली चंदा के जैसे बात बात पर अमरनाथ के पैसों का ख्याल रखना, उसे टोकना अमरनाथ को बहुत कुछ याद दिला जाता है। कुक अपने पैसे लेने वापस आता है, तब कजली उसे रुकने के लिए कहती है, माफी मांगती है, कहती है, साहब तुम्हारे घर तुम्हारा, हम जैसियों को कोई घर थोड़ी देता है काका। महाराज कहते हैं, क्यों आई हो फिर यहाँ एक इज्जतदार आदमी को खराब करने। इधर अमरनाथ गंगू के पास जाता है, ब्लैंक चेक देकर आता है, कजली को हमेशा के लिए वहां से आजाद करने की कीमत देकर। यहाँ कजली अपने मनोभावों से हारती हुई बैठी है और जाने का सोच रही है। रुके रुके से कदम रुक के
अमरनाथ घर आकर कजली को वापस अपने पुराने रंग ढंग में देखकर गुस्सा करते हैं, मगर कजली कहती है, वो नहीं सुना, कौवा चला हंस की चाल अपनी ही भूल गई थी मैं, आज जरा धंधे पर गई थी। ये सुनकर अमरनाथ बहुत गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं और अफसोस होता है उन्हें। अमरनाथ उस पर चिल्लाते हैं और कजली को घर से बाहर निकाल देते हैं। कीचड़ से निकली हो, कीचड़ में ही रहोगी। कजली को गंगूबाई बहुत समझाती है। कजली सहेली को कहती है, मेरे अंदर एक औरत जीती है रे, अभी भी। मैं समझी थी कब की मर गई, मगर मेरा माँ बनने को जी चाहता है चंपा। गंगूबाई कहती है, बहुतों को देखा मगर वो बुढ़ा बहुत अलग है। लाखों करोड़ों में कोई लड़की कोठे से जाकर बस जाती है, मुझे एक कौड़ी भी नहीं चाहिए, कहकर वो ब्लैंक चेक कजली को देकर जाने को कहती है। कजली अमरनाथ के पास वापस आती है, उसे चूमने की कोशिश करती है। अमरनाथ पूछता है, अब यहाँ क्या करने आई हो? कजली कहती है, तुम्हें प्यार करने, तुम्हें अपने आप को सौंपने। एक जोरदार तमाचा कजली के चेहरे पर अमरनाथ लगाता है। पूछता है, इस शरीर के आगे भी कभी किसी को देखा है, पहचाना है कभी? कजली हतप्रभ होकर देखती है, डरी सहमी। अमरनाथ आगे कहता जाता है, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया था? अच्छा हुआ, ये दिन देखने से पहले मर गई चंदा। अपनी माँ का नाम अमरनाथ की जुबान से सुनकर कजली समझ जाती है। अमरनाथ चंदा के संदूक से एक एक सामान निकालकर गुस्से में कजली के मुंह पे मारता है। क्या इसी दिन के लिए? कजली को अमरनाथ बताता है कि वो वही डॉक्टर है। कजली कहती है, नहीं 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 नहीं, ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। सुबह सवेरे डॉक्टर अमरनाथ दार्जिलिंग से जाने के लिए सामान बांधते हैं, कुक को पैसे देते हैं और अपनी कार से निकल पड़ते हैं। जो हुई सड़क पर आते हैं, वहीं कजली टेक लगाए खड़ी है। अमरनाथ गाड़ी रोककर उसके पास जाते हैं, पूछते हैं, वापस क्यों आई हो? कजली भरे मन से आंखों से हाथ में कुछ छिपा रही है। अमरनाथ पूछते हैं, वो क्या है हाथ में? मांगते हैं तो वो तस्वीर होती है अमरनाथ की, जो चंदा के पास थी। कांपते होठों जलते आंखों से कजली पूछती है, यही हो न तुम जिसके लिए मेरी माँ पागल हो गई थी? 20 साल इंतजार कर पाया, जिसके लिए जिंदगी उजड़ गई थी उसकी, न वो बचा सकी न मैं। तुम्हारे लिए मैं भी बिक गई बाजार में, तुम्हारा ही दोष है सब। रोती जाती है, कहती जाती है, माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अमरनाथ बहराए गले से कहते हैं, हाँ बेटी चंदा, माफ नहीं करेगी मुझे चंदा। मेरी कजली तो माफ करेगी ना मुझे। मैं जानता हूं मैं दोषी हूं, पापी हूं, इसलिए तो बार बार तुम्हारे पास आता था तुमसे अपना प्रायश्चित मांगने। बेटी मुझे माफ कर दो। आगे पूछते हैं, मेरे साथ चलोगी? पीछे मुड़कर देखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, चलो मेरे साथ आओ। कजली को पिता अमरनाथ को बेटी मिल जाती है। अपने अपने खालीपन, अपने अपने हिस्से के इंतजार अपने मौसम के साथ, मगर इस बार मौसम बाहर का है। जाड़ों की गर्म धूप आंगन में लेट कर। अपनी रेडियो साथी सारिका पंकज को कार्यक्रम सिनेमा घर के आज के मौसम से दीजिए अनुमति। नमस्कार। आंगन में लेट कर, आंखों पे खींच कर तेरे दामन के साए को, आंखों पे खींच कर तेरे। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर।
आवश्यक सूचना। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे सिमी भी कहा जाता है, ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो कि देश की सुरक्षा और अखंडता के प्रतिकूल है। इसलिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सिमी की गतिविधियों को देखते हुए 29 जनवरी 2024 की अधिसूचना के तहत सिमी को विधि विरुद्ध संघ घोषित किया है। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावित होगी। जनहित में जारी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज विविध भारती